शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। चलिए तो आज हम देख लेते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जैसे आपको एक में बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपको टीसीएस के बारे में पढ़ना है। तो टीसीएस क्या है कि यह एक ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। इसके बाद हेरोडोटस था। तो हेरोडोटस थे, इसे इतिहास का पिता कहा जाता था। सबके बारे में पढ़ना है तो हम बताते हैं आपको, हेरोडोटस के बारे में बताते हैं। तो हेरोडोटस था, इसे इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस जो होता है ना, भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, अनेक्स्ट्रियस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। ठीक है। इसके बाद आता है मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति में विषय में लिखा था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डाइमेकस का। यह सीरियन नरेश अंत्योकोस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। फिर बात करते हैं आपको डायनिसिस से। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी भी था। इसके बाद टालमी की बात करते हैं। टालमी ने इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। इसके बाद इसमें फिलनी थे। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिंदी नामक पुस्तक लिखी और इसमें भारतीय पशुओं से पेड़ पौधे खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है। इसके बाद पेरिपस आदि ऑफ द इरेथ्रियन सी था। इस पुस्तक में लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है। और इसने उस भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो यूनानी रोमन था ऐसे ऐसे यूनानी रोमन में बताया लो। तो यूनानी रोमन जो था उसका जो लेखक था ये आपका टेसियस था, हेरोडस था। ठीक है। और आस्ट्रियोबुलस था, मेगास्थनीज था, डाइमेकस और डायसोसियस, टालमी, फिलनी और पेरिस ऑफ द इरेथियंस। ऐसे करके आपको यूनानी रोमन के लेखक में ऐसे जानकारी मिली थी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दो में चीनी लेखक में बात करते थे। चीनी लेखक में जो आपका था उसमें फहियान के बारे में बात कर लेते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश एवं समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है। कौन? तो फहियान। चीन लेखक के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी में बात कर रहे थे। फिर आपका संयुवन। तो संयुवन क्या था? यह 518 ईसा में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है। फिर हैंसंग के बारे में बात करते हैं। हैंसंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसंग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपीसा पहुंचा। ठीक है। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईसा में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और विश्व की प्रतिमा का भी पूजन किया है। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि हैंसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी में चीनी लेखक के बारे में एक और बात करते हैं। इत्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो इस तरह से चीनी लेखक के बारे में आपको इतिहास के बारे में मिलता है। तो विदेशी यात्रियों से यह क्या था यूनानी रोमन में, चीनी लेखक में। एक और हम बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं। तो अलबरूनी के बारे में बात करते हैं। देखिए यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीब ए हिंद, भारत की खोज
आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों के खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषय पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, तो 80 अध्याय को था, 80 को इसका, तो 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजदूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक अति आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ आपको इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, अन्य लेखक की बात करते हैं, जिसे आपको विदेशी में अन्य लेखक है। एगो तारानाथ के बारे में बात करते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और मार्को पोलो के बारे में बात करते हैं। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इतिहास बना था और विदेशी यात्रियों के जो था, किस लिए आए थे लोग, अरबी लेखक, चीनी लेखक जो थे, यूनानी रोमन लेखक थे, अन्य लेखक थे, तो ये लोग ये यात्रा था, क्या क्या चीज़ के लिए यात्रा था और किस अपना रिस्क से आए थे, जो इनका एक लक्ष्य था आने का, वो क्या था। तो आप इसे समझिए कि इनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाला। जैसे ही तो हो गया आपका विदेशी यात्रियों से, अब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाला जो जानकारी है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।